पर और आज हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस भी बताऊंगा करंट अफेयर्स के जो पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्जाम हुआ है यूपी में, वहां भी करंट अफेयर्स के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए उन पर भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे, काफी बेहतरीन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन की उम्मीद रखिएगा इसी एक पर्टिकुलर वीडियो से। पहला प्रश्न लेते हैं। अप्रैल 2023 में जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहां पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व? उत्तर प्रदेश में। काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए 2018 में लास्ट गणना जारी की गई थी और अभी 2022 में, यानी हर 4 साल में बाघ गणना जारी की जाती है। तो अभी रिसेंट वाला जो टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, जो कि कहां है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। इसकी लोकेशन याद रखना कंपलसरी है। अब बात करते हैं टाइगर सेंसस की, जो कि 2022 वाली है, मतलब रिसेंट में ही अभी जारी की गई है। तो कुल बाघों की संख्या है 3167। वहीं 2018 में ये संख्या थी 2967, यानी 200 बाघों की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाएगा तो नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश आपको बताना है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में है। सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां टोटल 526 बाघ हैं। हर एक पॉइंट अपने में इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं अपने आप में। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2023 अंतरराष्ट्रीय ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडिनो को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुकर पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है। जॉर्जी गोस्पिडिनो ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2022 वाला जो है ना, वो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जो कि एक भारतीय लेखिका हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है। ये वाला प्रश्न जो है ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 री एग्जाम 26 और 27 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये 27 जून की सेकंड शिफ्ट में नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 27 जून की। तो वर्ष 1959 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे 2023 में दिया गया? देखिए अनाउंसमेंट 1959 में किया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का, लेकिन दिया भी 2023 में गया। तो किससे दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो 1959 में दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा हुई थी, लेकिन दिया नहीं जा सका था। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इन्हें इनके निवास स्थान पर यानी दलाई लामा जी को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि तिब्बती धर्म गुरु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के किस राज्य में 2 विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकिन खोलने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये कहां पर खोले जाएंगे? गुजरात के अंदर। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी, जिसे यूपीपीसीएस के नाम से जानते हैं, उसके प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं ना, ये ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आपको बताते हैं वीडियोस के अंदर। और ऐसा नहीं है ये मैंने अभी उठाया, इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। तो ये 2 जो विश्वविद्यालय हैं ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे। कहां के विश्वविद्यालय हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नाम क्या है? वोलोगोंग और डिकिन। कहां खोले जाएंगे? गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर। प्रश्न नंबर 5 है। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो 1989 बैच के अधिकारी नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करती है बीएसएफ। अगला प्रश्न है। किस राज्य के संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का ओडीओपी है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है संबल हॉर्न क्राफ्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का है। रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया। तो संबल हॉर्न क्राफ्ट याद रखिएगा। मैनपुरी तारकशी ये भी उत्तर प्रदेश की, और महोबा गौरा स्टोन ये भी उत्तर प्रदेश का। इन्हें रिसेंटली अभी जीआई टैग दिए गए हैं। अब और यूपी जो है जीआई टैग प्रोडक्ट के मामले में दूसरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने वाला मतलब स्टेट बन गया। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के
के प्रोडक्ट को दिया गया, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। यूपी सेकंड नंबर पे आता है। जून 2023 में किस टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये भारत ने जीती है, इसलिए और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत ने ओमान के सलालेह में, यानी आयोजन तो ओमान के सलालेह में किया गया था, पुरुषों के जूनियर एशिया कप 2023 के एक रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके जीत हासिल की। यानी विनर तो इंडिया रहा है, लेकिन रनर अप जो है वो पाकिस्तान रहा है। आयोजन ओमान के सलाले में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुषों की बात की है तो महिलाओं की भी बात जरूर करेंगे। हाल ही में किस देश ने पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये भी भारत ने ही जीता है। तो काफी खुशी की बात है, पुरुषों वाला भी भारत ने जीता और महिलाओं वाला भी। तो अब बात करते हैं महिलाओं वाले की। तो महिला जूनियर एशिया कप 2023 भारत ने साउथ कोरिया, कोरिया नहीं यहाँ पे दक्षिण कोरिया को हरा करके ये खिताब जीता है। राजस्थान के किस जिले में मई 2023 में ली थी? तो ये तो राजस्थान के नागौर में खोजे गए हैं, ठीक है। कहां? राजस्थान के नागौर में। इसके पहले खोजे जा चुके हैं लिथियम भंडार, कहां? जम्मू एंड कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में। कहा? जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में भी खोजे जा चुके हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, देखने में छोटे होते हैं लेकिन काफी ज्यादा कारगर होते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। भारत की कुल मांग का ये 80% तक पूरा कर सकते हैं। आप लोग जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी ही तो पड़ती है, तो ये लिथियम भंडार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर का रायसी, मैंने बताया ना, रायसी जिले में भी लिथियम भंडार की जानकारी मिली थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किताब एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? जून 2023 में ही लॉन्च की गई है। तो ये है रामचंद्र कोंडू भाटला। क्या है? रामचंद्र कोंडू भाटला इस किताब के लेखक हैं, जो कि जीवनी है किसकी? एनटीआर की। तो देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पत्रकार, संपादक, लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला ने एनटीआर पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक एक नई किताब लिखी है, जो 2 तेलुगु राज्यों, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिनेमा और राजनीति पर प्रवचन में स्टार व्यक्ति नंदमुरी तारक रामा राव की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आपने एनटीआर का नाम सुना होगा, आपने एनटीआर नहीं तो जूनियर एनटीआर का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि एनटीआर के पुत्र ही हैं जूनियर एनटीआर, जिन्होंने आरआरआर में एक्टिंग करके काफी ज्यादा बेहतर एक्टिंग की थी और झंडे गाड़ दिए थे, और आरआरआर मूवी ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो उन्हीं के, मतलब जूनियर एनटीआर के पिता हैं एनटीआर जी, और इन्हीं के ऊपर ही लिखी गई है। याद रखिएगा, रामचंद्र कोंडू भाटला। हाल ही में गोवा ने किस राज्य के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो गोवा ने उत्तराखंड के साथ समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार की देखो अपना देश योजना को आगे बढ़ाने के लिए गोवा और उत्तराखंड ने समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की बात कही है, और अक्टूबर 2023 तक यहां पर कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, ऐसी योजना बनाई गई है। तो तंजानिया में आईआईटी मद्रास जो है अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। कहां? तंजानिया में। अच्छा, तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। देखिए, कोई भी कंट्री हो, कैपिटल आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, सिंपल हमको मार्क्स मिल जाते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में यह उद्घाटन किया है। कहां पर? 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 प्लेस पर है। और ये रैंकिंग जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाली रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। टोटल 180 देश इसमें शामिल किए गए थे। भारत 180 देशों में 161वें स्थान पे है। नॉर्वे पहले स्थान पे है, और लास्ट स्थान पर कौन है आपको पता ही होगा, नॉर्थ
साउथ कोरिया है। हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के नए सीईओ बन गए हैं। यूआईडीएआई क्या होता है? आपने आधार कार्ड बनवाया होगा ना, तो वो काम किसका होता है? यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि देख करके चीजें आपको ज्यादा याद होती हैं। मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया? तो दीपिका पादुकोण को टाइम्स मैगजीन ने मई 2023 में कवर पेज पर दर्शाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? लियोनल मेसी को ये खिताब दिया गया है। तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। साथ ही अर्जेंटीना टीम को टीम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया? शेली एन फ्रेजर जो कि जमैका की हैं, इनको यह खिताब दिया गया। तो पुरुषों में तो लियोनल मेसी को दिया गया और महिलाओं में किसको दिया गया? शेली एन फ्रेजर को। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पहले एयरबस C295 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, या किस देश से भारत ने खरीदे हैं? तो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। ठीक है, एयरबस 295 तो ये खरीदे हैं कहां से? भारत ने फ्रांस से। इसके लिए भारत ने सितंबर 2022 में फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मई 2023 में किस प्रसिद्ध मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया है? तो यह है कपिलेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में है, इसी को शामिल किया गया। तो कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने किट स्पॉन्सर के लिए बीसीसीआई के साथ समझौता किया है? एडिडास ने। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। एक एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो नहीं पता होते तो बड़ी दिक्कत होती है ना। तो याद रखिएगा, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बात करते हैं एडिडास। ठीक है, तो बीसीसीआई और जर्मन स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने मार्च 2028 तक के लिए किट स्पॉन्सर के लिए समझौता किया है बीसीसीआई के साथ में। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत ने समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरपर्सन के पद की शपथ ली है? तो मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। शिक्षाविद मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, भारत ने चोल काल में चोरी हुई हनुमान जी की प्रतिमा को किस देश से पुनः प्राप्त किया है? तो ये चोल काल में चोरी हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया से भारत ने पुनः प्राप्त कर ली है। तो हनुमान जी की यह प्रतिमा चोल काल के में तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हुई थी और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से पुनः प्राप्त कर लिया गया। अच्छा, चोल राजवंश, ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? क्या पता है आपको? पता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैं बताता हूं। ठीक है, विजयालय, जो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि भारत का पहला 8 लेन वाला एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होगा, ये कब तक बन करके तैयार हो जाएगा? तो अप्रैल 2024 तक ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो जाएगा। तो कहां से कहां तक है ये? तो दिल्ली टू हरियाणा के मध्य ये है, दिल्ली टू हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। कितना है इसकी लंबाई? तो 27.6 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ जाते हैं कि इस आईआईटी के माध्यम से भारत ने जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी के लिए इजराइल के साथ में समझौता किया है। तो आईआईटी मद्रास ने यह समझौता किया है, मतलब भारत सरकार ने यह समझौता किया है, इसमें आईआईटी मद्रास हेल्प करेगा। तो भारत और इजराइल मिलकर के भारत में सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करेंगे। यह आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां से भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत
पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू की है। तो ये पुणे से शुरू की है, पुरी टिक मत करिएगा, पुणे महाराष्ट्र से। ये यात्रा 10 दिन की होगी। इसमें पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी, प्रयागराज के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। अगला प्रश्न है 9 से 11 मई 2023 के बीच किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे? तो इजराइल के ये विदेश मंत्री हैं। तो इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे, जिसमें वे CII के भारत इजराइल बिजनेस फोरम में शामिल हुए। अब ये CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस राज्य ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए कारखाना विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये पारित किया है तमिलनाडु सरकार ने। इस संशोधन का उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 में एक नई धारा 65 जोड़ करके कारखानों के कार्य घंटों में परिवर्तन करने की छूट देना है। यानी कोई फिक्स नहीं है कि नहीं 8 ही घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, या हफ्ते के 6 दिन ही काम करना है ना। अब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं इस संशोधन के बाद। दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण कहां पर किया है? यानी अगर आप यहाँ एयरपोर्ट पे जाओगे तो चेक इन यहाँ पर जो है रोबोट करेगा। तो ये कहां पर किया गया है? दुबई के अंदर किया गया है इस रोबोट का अनावरण, जिसका नाम है सारा। तो यह रोबोट चेक इन सिस्टम दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें 38वें नंबर पे है। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पे है। सिंगापुर पहले, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। हाल ही में किस देश ने फ्यूगो ज्वालामुखी में किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये कहां का ज्वालामुखी है? ग्वाटेमाला का यह ज्वालामुखी है। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां एकता हार्बर की आधारशिला रखी है? तो ये मालदीव में रखी है। कहां? मालदीव में रखी है। मालदीव की राजधानी आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां तट रक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन CBI डायरेक्टर नियुक्त हुए? तो CBI के नए डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सूद। कौन बन गए हैं? प्रवीण सूद। तो कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक बन गए हैं, जो कि सुबोध कुमार जायसवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में आए चक्रवात मोचा से प्रभावित देश की रक्षा के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था? यहाँ पर मदद करने के लिए तो भारत ने किस देश की मदद की ऑपरेशन करुणा के अंतर्गत? म्यांमार की मदद की भारत ने। तो याद रखिएगा, म्यांमार की। तो ऑपरेशन करुणा के अंतर्गत भारत ने 3 जहाज INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ म्यांमार भेजा था। बात करेंगे अगर चक्रवात मोचा की, तो ये किधर आया था? अब देखिए, म्यांमार साइड की बात हो रही, इस साइड की बात हो रही है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये आया था। ठीक है, इसने म्यांमार को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? यमन देश ने। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इस मोचा का नामकरण किसने किया था। अच्छा, एक तूफान अभी बिपरजॉय आया था, है ना। बिपरजॉय कहाँ आया था? तो ये अरब सागर में इस साइड में आया था, है ना। इसने गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया, महाराष्ट्र को प्रभावित किया। तो बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था, है ना। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, बी से बिपरजॉय, बी से बांग्लादेश, हो गया, एकदम सिंपल है। और चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इजीली कवर हो रहे हैं और आपको याद हो रहे हैं, ये खास बात है। IPL 2023 में कौन सी टीम विनर रही थी? तो जो सुपर है वही विनर रही थी। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। तो देखेंगे तो कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया था इसमें। टाइटल स्पॉन्सर था टाटा और विजेता टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता टीम रही थी गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप जीता था शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस की टीम से। इन्होंने 890 रन बनाए थे। जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें ही तो मिलता है ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने जीता था। कुल विकेट इन्होंने लिए थे 28, ये गुजरात टाइटंस के थे। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया और फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इतने पॉइंट्स याद रख लिए आपके, सफिशिएंट हैं IPL से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जल स्रोतों की संख्या की गणना की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल स्रोत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जल स्रोत जो है वो पश्चिम बंगाल में है।
अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इतना ही याद रखना है, हाल ही में किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को सम्मानित किया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो जो कि इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें तो इसे जल के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। सिक्स्थ, हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ढाका में किया गया, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहीं पर हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन रिसेंट में किया गया है। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने की थी। थीम इसकी याद रखिएगा, पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंट फ्यूचर। थीम जरूर याद रखिएगा। यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें थीम पूछी गई थी आसियान समिट की। ठीक है, याद रखिएगा आशांश। तो वही बोलता हूँ ना, जो थीम्स वगैरह होती हैं लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना होता है। हाल ही में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए हैं? अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, रूस देश के द्वारा लॉन्च चैटबॉट का नाम क्या है? चैटबॉट तो काफी ज्यादा चर्चा में है। जो भी चैटबॉट्स लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, ये चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रशिया ने अपनी ये चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है गीगा चैट। बाकी के आप देख रहे हैं चैट जीपीटी, ये किसका है? ये ओपन एआई का है। ओपन एआई ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। लामा किसका है? तो लामा फेसबुक का है, मतलब कि मेटा का चैटबॉट है। और बार्ड किसका है? गूगलू का है। बार्ड किसका है? गूगलू का है, याद रखिएगा। तो और ये रशिया ने लॉन्च किया है, कौन सा लॉन्च किया है? गीगा चैट। तो इतने याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है ओडिशा में। कहां पर किया गया? ओडिशा में। यह उत्सव ओडिशा के नयागढ़ जिले में किया गया था। बिहान उत्सव की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब? एमके स्टालिन। इन्हें ही मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड्स के अंदर। तो मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। तो एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 मैन ऑफ द ईयर एमके स्टालिन को दिया गया, प्लेयर ऑफ द ईयर डी गुकेश को दिया गया। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। हाल ही में लिंडा यकारिनो ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सीईओ बन गई हैं? उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको पता होगा। ट्विटर है ना, ट्विटर की सीईओ बन गई हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इलोन मस्क को रिप्लेस किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दुनिया की पहली नैनो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट लॉन्च किया है? नैनो डीएपी लॉन्च किया है नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में लॉन्च किया है। तो यह इफ्को के द्वारा विकसित की गई है। भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसको विकसित किया गया है। इफ्को मतलब कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये फुल फॉर्म होता है। मई 2023 में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है? राजस्थान में यह अनावरण किया है नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का। तो उपराष्ट्रपति जी ने यह अनावरण किया है राजस्थान के नागौर में। अब बात करें अगर नाथूराम मिर्धा की, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजस्थान के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है राजस्थान के नागौर में। कहां पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में ये उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने ही वर्ष 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी। किसकी बात हो रही है? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज फेस्टिवल का उद्देश्य राज्य के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 48 है, रायना बर्नावी किस देश की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? तो रायना बर्नावी कहां की हैं? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। नाम याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि चीजें आपको याद रहें, क्योंकि पूछी जाती हैं। तब आप भूलोगे, कंफ्यूज होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 11वें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 126वें नंबर पे है, 126th प्लेस पर है। खुशी के मामले में भारत कितने?
126, 6 दूनी 12, ऐसे याद रख लो उल्टा। तो SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। भारत 126वें स्थान पे है, फिनलैंड टॉप पर है। फिनलैंड यानी कि फनलैंड, यानी फनलैंड है ना, यानी फिनलैंड के लोग फन करते हैं, इसीलिए वो हमेशा खुश रहते हैं, इसीलिए शीर्ष पर रहते हैं। और पिछले कई वर्षों से फिनलैंड शीर्ष पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी मंत्री हैं। तो इस परियोजना का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को उचित पोषण और शिक्षा उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है कि संस्था ने स्टार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो स्टार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसरो इंडियन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये स्टार्ट का फुल फॉर्म है। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर यानी जो ग्रेजुएशन का के फाइनल ईयर में है या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जागरूकता ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिससे वे इस अंतरिक्ष की फील्ड को जाने, एस्ट्रोनॉमिकल की फील्ड को जाने, ठीक है, और इसमें अपने कैरियर के विषय में सोचें कि क्या वो इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है, इसमें ये पूछा जाएगा कि ये किसके लिए शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों या फिर स्नातकोत्तर छात्रों, मतलब कि जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, उन स्टूडेंट्स का एक प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम था। मैं कुछ चीजों पर एम्फेसिस करता हूं, थोड़ा टाइम भी देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे मिस हो, आप उसको हर हाल में करें क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा है। हाल ही में कहां दक्षिण एशिया की पहली मोबाइल सुरक्षा बायो लैब रामबाण शुरू हुई है? तो ये पणजी में शुरू हुई है। पणजी कहां है? गोवा की राजधानी है भाई पणजी। रामबाण की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा विकसित की गई है। 53 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो भारत की सबसे लंबी स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। इस पुल का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है, और यह पुल 570 मीटर लंबा और 4.2 मीटर चौड़ा है, जो मालम्बम में रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इन्होंने 97 मैच में 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा विराट कोहली का, क्योंकि पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 114 मैचों में 5000 रन पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, कहां केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? ये नई दिल्ली में किया गया, और ये प्रश्न पूछा गया यूपी SSC वीडियो 2018 के री एग्जाम में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। मिलेट्स को अब श्री अन्न के नाम से भी जाना जाएगा, ये आपको पता होगा। वर्ष 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाजरा वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में निर्मित नए सचिवालय भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया, और इसका नाम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है, नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है? अर्जुन वाजपेयी इनका नाम है। और नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई जो है 8091 मीटर है, और इस पर चढ़ाई करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने नेत्र रोग ट्रेकोमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है? तो ये है बेनिन और माली। माली यानी दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। माली की राजधानी है बमाको। क्या है? बमाको। और बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। क्या है? पोर्टो नोवो। मैंने क्या कहा?
जितने भी मतलब कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स आप जरूर याद रखो, क्योंकि जो रिसेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है देशों की, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन और माली ने ट्रेकोमा, जो कि एक आंख का रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, ये याद रखिएगा, इसको खत्म कर दिया है। किस देश ने असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया? यानी कुछ ऐसे रोग जो कभी सही नहीं हो सकते और उससे लोग अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, जो कि लीगलाइज कर दिया गया है पुर्तगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगला प्रश्न है, मई 2023 में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। हाल ही में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति 2022 के हिस्से के रूप में किस कक्षा के सिलेबस में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो कक्षा 6 से 8 के सिलेबस में कोडिंग और एआई को शामिल किया जाएगा, सीबीएसई ने ऐसा कहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। किस देश ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर 14 जुलाई 2023 को पीएम मोदी को आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित किया है फ्रांस ने। किस देश ने आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने पीएम मोदी को 14 जुलाई 2023 को बास्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किस देश में किया है? तो ये किया है मॉरिशस के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। जैसे कि मैंने कहा, हर एक कंट्री की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जो आपको देखने के लिए करंट के क्वेश्चंस में। तो 64 AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के दिग्गज फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्म दिवस को AIFF ग्रास रूट डे मनाने की घोषणा की गई है। तो कब ग्रास रूट डे, AIFF का ग्रास रूट डे मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 23 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये वाला प्रश्न, 23 जून। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 65 है, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है और ये योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। क्या है यह योजना? तो इस योजना के अंतर्गत जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपने राज्य के किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, आपको पता होगा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी केंद्र सरकार 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। तो ये वाली तो मिलेगी ही केंद्र की तरफ से, अब राज्य की तरफ से ये वाली भी, यानी टोटल देखें तो अब महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। 6,000 राज्य की तरफ से नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना के अंतर्गत और 6,000 केंद्र की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया है 2025 को। तो याद रखेंगे 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है नेपाल ने। अगला प्रश्न है 67, कहां स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है? तो ये रायबरेली में स्थित है ये हॉकी स्टेडियम, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है मैं आपको बताता हूं। तो इसका नाम बदल करके रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। ये कहां पर है? तो रायबरेली में स्थित एक हॉकी स्टेडियम है और ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, उनके सम्मान में। अगला प्रश्न है 68, हाल ही में ODI ACC पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? नेपाल ने जीता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेपाल ने जीता है। तो नेपाल ने फाइनल में यूनाइटेड अरब अमीरात को हरा करके खिताब जीता है और अब नेपाल एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर गया। और आयोजन नेपाल में हुआ था, जीता भी नेपाल ही था और फाइनल में नेपाल ने यूनाइटेड अरब अमीरात को हराया था। प्रश्न नंबर 69 है, मशीन स्कैन सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आप सिंपल याद रखिएगा, मशीन स्कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो ये किस देश को भारत ने 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बांग्लादेश को सौंपे हैं।
प्रश्न नंबर 71 है, हाल ही में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने। अब देखिए संसद भवन से रिलेटेड हम सारे ही प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पीएम मोदी ने 28 मई सन 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 10 दिसंबर सन 2020 को रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया। नए संसद भवन में राज्यसभा में बैठने के लिए सीटों की संख्या 250 से बढ़ाकर के 384 कर दी गई है और लोकसभा में 550 से बढ़ाकर के 888 कर दी गई है। और अब कुल सीटिंग व्यवस्था 1272 की है। ये डिजिट्स, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो कमल, यानी जो पुष्प है कमल, उस पर आधारित है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। अब बात सिंगोल की कर लेते हैं, जो राजदंड स्थापित किया गया है संसद के अंदर, सिंगोल है ना, तो सिंगोल की बात करेंगे तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन में पवित्र सिंगोल यानी राजदंड की स्थापना की है। सिंगोल 5 फीट लंबा है जिसके शीर्ष पर नंदी बैल विराजमान है जो न्याय का प्रतीक है। और सिंगोल का संबंध जो है चोल वंश से है, ये जरूर याद रखिएगा। और चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। वैसे मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है यह प्रश्न, लेकिन रिसेंट में अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने के लिए मिला था। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने। तो इतने पॉइंट्स यहां से याद रखेंगे, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। डेफिनेटली आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे इसी वीडियो से। मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया? तो पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल, रिसेंटली इनका अभी दुखद निधन हो गया। अगला प्रश्न है, देश में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 157 नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये बजट से भी रिलेटेड है। बजट में भी ये चीज अनाउंस की गई थी कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, लेकिन इसका ऊपर इनिशिएटिव अभी लिया गया है, इसलिए प्रश्न फिर से बना है। इसकी लागत 15,700 करोड़ रुपए आएगी। ये अगले 24 महीने में स्थापित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 27 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और टोटल 157 भारत के अंदर नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की थी? तो कर्नाटक राज्य में वोट फ्रॉम होम अभियान चलाया था, या ये शुरू किया था वोट फ्रॉम होम किसने? इलेक्शन कमीशन ने। कहा? कर्नाटक के अंदर। इतना आपको याद रखना है राज्य का नाम। 76, प्रश्न नंबर 76, हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूनाइटेड अरब अमीरात के एक स्टैंड का नाम बदल करके किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इस राज्य के मार्शल आर्ट्स गटका को 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। तो गटका कहाँ का खेल है? मार्शल आर्ट्स है। तो गटका पंजाब का मार्शल आर्ट्स है। जैसे केरल का कलारी पयट्टू है ना, आपको पता होना चाहिए, और पंजाब का क्या है? ये है मार्शल आर्ट्स गटका। तो याद रखिएगा। और ये 37वें राष्ट्रीय खेल में इसको शामिल किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है अक्टूबर 2023 में गोवा में आयोजित किए जाएंगे। और 38वें अगर पूछा जाए तो कहां आयोजित किए जाएंगे? तो ये 2024 में आयोजित किए जाएंगे। 38वें वाले उत्तराखंड में, है ना, ये भी याद रखिएगा। और 36वें वाले कहां पर किए गए थे? तो वो गुजरात में किए गए थे। आई होप ये चीज आपको पता होंगी, नहीं पता है तो अभी जान जाइए। और 37वें वाले 2023 में अक्टूबर में होंगे, कहां? गोवा में होंगे। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। कहां 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को किस देश से निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था? तो ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो किस देश से निकाले गए थे, मतलब फंसे थे भारतीय नागरिक, तो वहां से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। तो सूडान देश। सूडान देश में चल रहे सिविल वॉर के कारण वहां काफी अशांति फैल गई थी और वहां से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य में स्थित शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ये कहां पर है शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है। अब से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की किस साइट को, किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया सूची में? तो आप बताइएगा शांति निकेतन। ठीक है, ऐसे शांति निकेतन क्या है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर है ये। अगला प्रश्न है, 26 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? जी हाँ, दूसरे। पहले भी कौन है मैंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे तो बन गए हैं पसंग दावा। कौन बन गए हैं? नेपाल के हैं पसंग दावा, नेपाली शेरपा हैं। और पहले की बात करें तो ये 27 बार चढ़ चुके हैं। इनका नाम है कामी रीता शेरपा और ये भी नेपाल के ही हैं। प्रश्न नंबर 82 है कि इस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया है। तो ये कहां है? उत्तराखंड में है ये तुंगनाथ मंदिर। तो याद रखिएगा, तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित एक शिव मंदिर है। प्रश्न नंबर 83 है, हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है? तो ये केबल स्टे रेल ब्रिज ये कहां पर बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित इस ब्रिज का नाम अंजी खाड़ है, जो कटरा को रायसी जिले से जोड़ता है और यह अंजी नदी पर बना हुआ है, जो कि चिनाब नदी, चिनाब नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पे एक रायसी जिला आया है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि रायसी जिले में, यानी जम्मू कश्मीर के रायसी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे आपको सारे परमाणु क्रमांक कम से कम 20 तो याद होने चाहिए मिनिमम, ऐसे 50 याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का आयोजन किस उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किया गया? 4 जिलों में किया गया। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया कहां पर गया, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की वैसे 4 जिलों में किया गया, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये आयोजन यूपी के 4 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में किया गया। इसका शुभंकर था जीतू, जो कि बारासिंघा है। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? याद रखिएगा, पदक तालिका में शीर्ष कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो बताइएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। ध्यान से सुनिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी अगर दे तो टिक मत करना, दोनों अलग अलग हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, टोटल 69। सेकेंड प्लेस पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही थी और थर्ड प्लेस पर ठीक है, थर्ड प्लेस पे कौन रही थी? तो पिछली बार जो जीती थी कर्नाटक यूनिवर्सिटी, वो इस बार थर्ड प्लेस पर रही थी। इस बार तीसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, इतना सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये ललितपुर में स्थापित किया गया है। यूपी के ललितपुर में स्थापित किया गया। अगर आप यूपी से हैं तो एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अगर आप यूपी से हैं तो। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसे शताब्दी पुरुष की संज्ञा दी गई है, यानी मैन ऑफ सेंचुरी की संज्ञा दी गई है? तो पंडित रामकृष्णन को दी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित रामकृष्णन को। तो 97 वर्षीय पंडित रामकृष्णन, जो कि पूर्व लोकसभा एमपी हैं, इनको शताब्दी पुरुष की संज्ञा यानी मैन ऑफ सेंचुरी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 87 है, हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से सितवे पोर्ट विकसित किया गया? तो भारत की सहायता से सितवे पोर्ट जो है वो म्यांमार में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, जब म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। ठीक है, नेपिडो जो है वो म्यांमार की राजधानी है। किस देश में स्थित 5000 वर्ष पुराने वृक्ष को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई? कहां पर है ये पेड़? चिली में है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। चिली की राजधानी क्या है? चिली की सैंटियागो, यहीं पर ये पेड़ है। तो ये वृक्ष दक्षिण चिली के जंगलों में स्थित है। इसे ग्रेट ग्रैंड फादर की संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। यह एक पेंटागोनियन सरू है, जो कि अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। यह वृक्ष 28 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है और ये वृक्ष 5000 साल पुराना है। इसको दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष की संज्ञा या मान्यता दी गई है। 89 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला ई गवर्नेंस वाला स्टेट कौन सा बन गया है? सिंपली आपको केरल टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बाकी सारी चीजें। प्रश्न नंबर 90 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण रिजर्व खिचन, सूरसन, हमीरगढ़ की घोषणा की है? कहां पर है ये? तो ये राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है। और अब इनके बाद कुल मिलाकर के राजस्थान में 29 संरक्षण रिजर्व हैं।
प्रश्न नंबर 91 है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के माना गांव में लगे साइन बोर्ड भारत का आखिरी गांव को हटाकर वहां पर भारत का पहला गांव नाम का साइन बोर्ड लगाया है? तो ये कहां पर है माना गांव? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है या माना गांव। और ये किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? अब आपको पता है रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, तो रशिया की मान्यता रद्द कर दी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? और ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। एक प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा, अगर पूछा जाए किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अलग से ही विभाग की स्थापना की है, तो वो की है महाराष्ट्र ने। ये प्रश्न भी आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 94 है, हाल ही में कहा विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में भारत ने G20 पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को रखा है? तो ये G20 पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ही तो कर रहा है। प्रश्न नंबर 95 है, कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? हर कोई देश इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की घोषणा कर रहा है और ये अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। बात हुई है, अभी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा नहीं है। अगर स्विट्जरलैंड ऐसा करता है तो यह करने वाला दुनिया का प्रथम देश बन जाएगा। किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरपी में मार्च 2023 को उद्गार हुआ था? तो ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। वैसे लास्ट टाइम ये 2010 में फटा था और इस बार 13 साल बाद 2023 में ये फटा है फिर से। प्रश्न नंबर 97 है, हाल ही में कहां पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन को देश को समर्पित किया है? ये UPSSC वीडियो में भी पूछा गया और MTS के एग्जाम में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। कहां? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में ये है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक के अंदर है। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 1507 मीटर, पहले जो था वो था गोरखपुर प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर, लेकिन अब हो गया है ये कर्नाटक वाला, ठीक है। अब यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दे दी है। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन चलाया है? तो ये सर्व दवा सेवन अभियान चलाया है फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए सरकार ने। तो 2027 तक सरकार फाइलेरिया को देश से समाप्त कर देना चाहती है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 99 है, मार्च 2023 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ये कहां पर खोजा है? तो ये खोजा है ओडिशा में, जो क्योंकि ओडिशा का जाजपुर ही शहर है, जाजपुर में ये खोजा गया है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न, किसने किताब पावर ऑफ वन थॉट लिखी है? तो BK शिवानी की किताब है। आपने इनके प्रवचन अक्सर YouTube पर देखे होंगे, BK शिवानी, और इन्होंने ही ये किताब लिखी है पावर ऑफ वन थॉट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ्स के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको वीडियो कैसा लगा? अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं